5 शूरवीर माय लिटिल पोनी फैनफिक स्टार थीफ द्वारा। अध्याय 2 रेनबो डैश का तोहफा। सितारों की धूल। मैं सितारों की धूल लाऊंगी भी तो कैसे? उफ, मुझे बादल भी चाहिए, वो तो आसान है, मैं तो उड़ सकती हूँ, ट्वाइलाइट ने कहा, जबकि वह उस जादू की रेसिपी पढ़ रही थी जो किताब को काम कराएगा। उड़ना? क्या मैं गुब्बारे की बुकिंग करा दूं? स्पाइक ने मासूमियत से पूछा। किस लिए? मेरे तो ट्वाइलाइट ने अपना वाक्य पूरा ही नहीं किया, क्योंकि जैसे ही उसने अपनी पीठ की तरफ देखा, उसे याद आया कि इस वास्तविकता में उसके पंख ही नहीं हैं। ओह हाँ, शायद गुब्बारा बुक कराना अच्छा रहेगा, वह थोड़ी उदास होकर बोली, फिर पढ़ना जारी रखा। उफ, यहाँ है सबसे पेचीदा हिस्सा। एक एलिकॉर्न का पंख इंद्रधनुष की स्याही में डुबोकर उससे उस पोनी की क्यूटी मार्क बनानी है जिससे तुम संपर्क करना चाहती हो। उस पोनी के पास वही किताब होनी चाहिए जिसमें तुम संदेश भेजना चाहती हो। ओह आसमान! ठीक है, तुम मून या सेलेस्टियल से पंख मांग सकती हो, स्पाइक ने कहा। अगर मेरे पास अभी भी पंख होते तो ये सब ज्यादा आसान होता और कम शर्मनाक भी, लेकिन इस बात में तुम सही हो, मुश्किल हिस्सा तो इंद्रधनुष की स्याही, बादल और सितारों की धूल है। क्या सरदर्द है? ट्वाइलाइट ने कहते हुए अपना सिर मेज पर टिका दिया। स्पाइक अपनी बिस्तर से उठा और उसकी तरफ चला, फिर एक छलांग में मेज पर चढ़ गया और ट्वाइलाइट के ठीक बगल में बैठकर उसके सिर को हल्के हल्के सहलाने लगा। ट्वाइलाइट मुस्कुरा उठी जब उसे सहलाहट महसूस हुई। आराम से लो, वापस जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है क्या? तुमने उस आईने का जिक्र किया था जो शायद सेलेस्टियल के पास होगा, और जिस तरह उसने चिट्ठी का जवाब दिया, उससे वो बात कुछ हद तक पक्की भी हो जाती है। और वैसे भी तुम्हें अभी भी वापस जाने की कोशिश करने के लिए 30 चांद बाकी हैं। शांत रहो, स्पाइक उसे सहलाते हुए बोला। ट्वाइलाइट ने कुछ पल सोचा और सिर हिलाया। हाँ, तुम सही कह रहे हो। फिर भी अपनी सबसे अच्छी सहेलियों से दूर बिताया हर मिनट दुखद है। और मुझे किसी और का पता नहीं जो संदेश वाली किताब रखता हो, सिर्फ सनसेट शिमर। लेकिन मुझे पता नहीं कि उसकी क्यूटी मार्क बनाऊंगी तो ये वाली सनसेट से जुड़ूंगी या मेरी वाली से। आह, मैं दिमाग को थोड़ा साफ करने की कोशिश करूंगी, मुझे हवा चाहिए, उसने कहा, फिर उठकर लाइब्रेरी के बालकनी तक चली गई और उसे खोला। ऊपर की मंजिल पर होने की वजह से वहां से पोनीविल का नज़ारा काफी खूबसूरत दिख रहा था। अभी सुबह ही थी, इसलिए सूरज हल्के गुलाबी सा रंग बिखेर रहा था और सुबह की नरम हवा चल रही थी। ट्वाइलाइट ने देखा कि कुछ पोनी अपने अपने सुबह के काम शुरू कर रहे हैं। कोई अपना कारोबार खोल रहा था, कोई अपने पौधों को पानी दे रहा था। वह छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल की ओर जाते देख सकी, यहाँ तक कि उसने 3 नन्हों को रास्ते में खेलते और हंसते देखा, जबकि नींद में डूबी सी एक बिग मैक पीछे से उनके साथ चल रही थी। ट्वाइलाइट ने ये सब देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। आखिर में उसकी नज़र ऊपर की तरफ गई, जहां उसने एक छोटा सा बादल देखा जो जमीन के काफी करीब था। शायद पेक्सस उसे कहीं और ले जाना भूल गए, या हो सकता है वो धीरे धीरे नीचे आ रहा हो। वह बुदबुदाई, तभी उसने देखा कि बादल के ऊपर कोई परछाई हिली, वहां कोई है। लेकिन उसे काफी जल्दी उस पूंछ के रंग दिख गए, और जैसे ही उसने समझा, उस पेक्सस का सिर बादल के ऊपर से निकला और उसने उसकी तरफ देखा। रेनबो डैश, ट्वाइलाइट, पेक्सस ने जोश से कहा,
फिर बादल से उड़कर नीचे आया। उसके पास आने से पहले उसने एक लात से बादल को बिखेर दिया और तुरंत यूनिकॉर्न के पास पहुंचा, इतनी तेजी से कि उसके पीछे हवा का झोंका उठ गया और वह ठीक उसके सामने आमने सामने आ गया। आ हाँ, ट्वाइलाइट ने कहा। गुड मॉर्निंग ट्वाइलाइट। आज तो बहुत जल्दी उठ गई हो, है ना? मुझे सोचने की बात है, तुम इतना देर तक पढ़ते पढ़ते जागती रहती हो, फिर भी इतनी जल्दी उठ कैसे जाती हो? दोस्त, थोड़ा रिलैक्स भी किया करो, कभी तो सुबह 10 बजे तक सो जाओ। अगर हो सके तो दोपहर 1 बजे तक भी। ट्वाइलाइट हल्का सा मुस्कुराई, फिर उसने अपने खुर से पेगासस को थोड़ा सा परे धकेला। मुझे भी वही बात उल्टा सोचनी चाहिए। तुम हमेशा बहुत देर से उठते हो और ऐसा भी नहीं कि दिन भर कोई बड़ी सी चीज कर रहे हो, ट्वाइलाइट ने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। क्या कह रही हो? मैं तो हमेशा बिजी रहता हूँ। हाँ हाँ, अपना आप शांत रखने में। रेनबो डैश हल्का सा लाल पड़ गया और मुंह फुलाकर नजरें दूसरी तरफ मोड़ लीं। हे चलो चलो, इतना भी मत नाराज हो जाओ। किसी दिन तुम्हारा भी कोई ढंग का रूटीन होगा और सब बदल जाएगा, उसने वंडरबोल्ट्स की तरफ इशारा करते हुए कहा, लेकिन ज्यादा कुछ बताए बिना। हालांकि अगर वह सोचता तो उसकी अपनी वास्तविकता वाली रेनबो डैश भी जहां मौका मिलता आराम करने का तरीका ढूंढ ही लेती थी। हाँ हाँ, वैसे तुम इतनी सुबह क्या कर रहे हो? और ऊपर से मेरी घर के बाहर, ट्वाइलाइट ने पूछा। रेनबो डैश और भी लाल हो गया और जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखता रहा। कल तुम झील पर नहीं आए। सब तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, मैं भी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। रेनबो डैश ने ये सुनकर नजरें उठाईं और उसकी तरफ देखा। तुम मेरा इंतजार कर रही थी? बिल्कुल। मैं उम्मीद कर रही थी कि वहां अपने सारे दोस्तों को देखूं, समझे? ट्वाइलाइट ने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा। रेनबो डैश हल्का सा लाल हुआ और फिर सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। उसके लिए माफ करना, लेकिन मैं जा नहीं सका। सब ठीक है। बस खैर, एक तरह से अच्छा ही है कि तुम मेरे लिए कोई तोहफा वगैरह ढूंढते ढूंढते पागल नहीं हुए। हे। रेनबो डैश ने उसे थोड़ा उलझन से देखा, फिर उसे बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि वह इसीलिए नहीं आया था कि उसे शर्म आ रही थी कि वही अकेला होगा जो कुछ नहीं लाएगा। ऊपर से वह उसे अच्छा सा तोहफा सोचते सोचते ही सो गया था, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया था। मैं किस बारे में बात कर रही हो? अरे, कल सब लोग मेरे लिए तोहफे लेकर आए थे। उन्होंने एप्पल जैक की बात को गलत समझ लिया और हाँ, कितने भोले हैं, है न? जाहिर है, मैंने तो ठीक से समझ लिया था कि एप्पल जैक क्या कहना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ काम आ गया और मैं नहीं जा सका। उसके लिए माफी है। वह थोड़ा ज्यादा जोश में बोला, क्योंकि उसे महसूस हुआ कि ट्वाइलाइट उन तोहफों के मामले में पूरी तरह से सहज महसूस नहीं कर रही थी। खैर, अंदर आओ, मैं तुम्हें एक कप चाय, कॉफी या जो भी पीना चाहो ऑफर करती हूँ। मेरा ख्याल है कि कल रात की कुछ बिस्कुट अभी भी बचे हैं। ट्वाइलाइट मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर लौट गई। रेनबो डैश ने उसे अंदर जाते देखा, फिर सिर हिलाकर उसका पीछा किया। वह उड़ना छोड़कर बालकनी पर उतर आया, फिर उसके पीछे पीछे कमरे में चला गया। कमरे में आते ही उसे थोड़ा सा बिखराव नजर आया, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींच रहा था मेज, जो किताबों से भरी थी। इधर उधर फैली हुई कागज की चादरें,
और कुछ रफ स्केच। वहीं से उसे एक ड्राइंग दिखी जो शायद पिंकी पाई की लग रही थी, और एक और ड्राइंग जो शायद ट्वाइलाइट की थी, लेकिन पंखों के साथ। फिर उसकी नज़र बिस्तर की तरफ गई, जहां और भी किताबें थीं, लेकिन साथ ही गुलाबी मोज़े थे जिन पर बैंगनी धारियां थीं, और एक मैगजीन भी थी जो शायद किशोरों वाली लग रही थी, लड़कों वगैरह के बारे में। अनजाने में रेनबो डैश ने अपना सिर थोड़ा तिरछा कर लिया, ताकि वह पन्नों में क्या है ज्यादा अच्छे से देख सके। उसे जितना देख पाया, उसमें एक काफी आकर्षक घोड़ी थी जो कोई भड़काऊ लेकिन काफी ध्यान खींचने वाले कपड़े पहने पोज दे रही थी, और उसके पास कुछ और लड़के थे। लगता था यह पेज लड़कों को कैसे पसंद आए जैसे टिप्स को समर्पित था। इससे पहले कि वह और देख पाता, स्पाइक तेजी से बिस्तर पर चढ़ा और ट्वाइलाइट की प्राइवेसी बचाने के लिए पूरी तेजी से रजाई से सब ढक दिया। और हम रेनबो डैश लाल हो गया और स्पाइक को देखकर थोड़ा पीछे हट गया। मैंने कुछ नहीं देखा, उसने झेंपते हुए कहा। ट्वाइलाइट तुम्हारा इंतजार नीचे कर रही है। अगर तुमने झांकना खत्म कर लिया हो तो अच्छा होगा कि नीचे जाओ, छोटे ड्रैगन ने पेगासस को घूरते हुए कहा। रेनबो डैश ने सिर हिलाया और फिर सीढ़ियां उतरते हुए लाइब्रेरी में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि ट्वाइलाइट अभी अभी रसोई में जा रही है। जो आखिरी चीज उसने देखी वह उसका फ्लैंक था, लेकिन उससे पहले कि वह और करीब जा पाता या कुछ कह पाता, ट्वाइलाइट रसोई के अंदर चली गई, तो उसके पास बीच में आकर बैठने के अलावा कोई चारा नहीं रहा। इंतजार करते हुए वह उसके बारे में सोचने लगा। वह उसकी असली ट्वाइलाइट नहीं थी, लेकिन फिर भी इतनी मिलती जुलती, और फिर भी इतनी अलग। उसे एक शाम याद आई जब उसकी असली ट्वाइलाइट किसी जादू के कारण बुरी तरह से तनाव में थी। उसे इस तरह देखना आम बात थी, लेकिन उसे इस नई ट्वाइलाइट को उसने कभी ऐसे नहीं देखा था। बस जिस दिन वह आई थी अस्पताल में, पर वो तो स्थिति के हिसाब से समझ में आने वाला था, आयामों का सारा झंझट। ये नई ट्वाइलाइट उसे बहुत आकर्षित करती थी, लेकिन साथ ही उसे सब कुछ पूछने से डर भी लगता था, कहीं पूरी तरह बेवकूफ न लग जाए, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आता। रेनबो ने स्पाइक को नीचे आता देखा तो पूछा, तुम्हें इस ट्वाइलाइट में क्या क्या अलग लगता है? स्पाइक अपने कदमों में रुक गया और उसकी तरफ देखने लगा। सच कहूँ तो ज्यादा नहीं, बस ऐसा लगता है जैसे यह पढ़ाई को लेकर ज्यादा रिलैक्स है। कुछ देर पहले तनाव में थी क्योंकि वह घर वापस जाना चाहती है, लेकिन हमारी ट्वाइलाइट की तरह पूरी तरह पागल नहीं हो गई, बस थकी हुई थी और अपना सिर मेज पर रख दिया। रेनबो ने सिर हिलाया, उसे तसल्ली हुई कि यह सिर्फ उसे ही नहीं लगता था। खैर, तुमने सच में नहीं बताया कि तुम क्या पीना चाहते हो, तो मैंने बस गर्म पानी रख दिया और कॉफी व चाय के डिब्बे ले आई हूँ, जो चाहो ले लो, ट्वाइलाइट ने कहा, जबकि वह लाइब्रेरी के बीच में रखी मेज पर एक ट्रे रख रही थी। उसने अपना कप लिया और चाय बनाना शुरू कर दिया, फिर रेनबो की तरफ देखकर मुस्कुराई। चाय ठीक है, थैंक्स ट्वाई, रेनबो डैश ने जवाब दिया। फिर उसने एक पंख से अपना कप पकड़ा और दूसरे से टी बैग रखा। इसके बाद उसने फिर से स्पाइक की तरफ देखा, जो मुख्य दरवाजे की तरफ जा रहा था। तुम जा रहे हो? हाँ, मैंने रैरिटी से कहा था कि मैं उसकी कुछ चीजों में मदद करूंगा, जानते तो हो। ओह, उस नाजुक से लड़के से थोड़ा संभल के रहना, कहीं तुम्हारी छोटी छोटी स्केल्स के पीछे न पड़ जाए। हे, रेनबो डैश ने चिढ़ाने वाले लहजे में कहा। आह, क्या बकवास कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, एक पोनी और एक ड्रैगन, ऊपर से दोनों नर, स्पाइक ने हंसते हुए कहा और बाहर निकल गया।
ट्वाइलाइट हंसने लगी, जिससे रेनबो डैश ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। अजीब है, जहां से मैं आई हूं वहां हमारा स्पाइक हमारी रैरिटी के लिए पागल है। सच में? हाँ हाँ। खैर, वो नाजुक सा लड़का आकर्षक तो है, लेकिन एक ड्रैगन? हाँ हाँ। खैर, मेरी रैरिटी लड़की है, और हाँ, मेरा स्पाइक उसके पीछे पागल है। एक हद तक तो काफी क्यूट लगता है। रेनबो डैश को यह सुनकर जिज्ञासा हुई और वह सोचने लगा कि रैरिटी लड़की होती तो कैसी लगती। वाह, हमारी दुनियाएं तो बिल्कुल उलट लगती हैं। तुम्हें छोड़कर। तुम तो दोनों जगह लड़की ही हो। लगता तो ऐसा ही है, ट्वाइलाइट ने कहा। क्या दोनों जगह तुम लड़कों को पसंद आने वाली मैगजीनें पढ़ती हो? रेनबो ने चिढ़ाने मगर थोड़ी शरारती आवाज में पूछा। ट्वाइलाइट लाल पड़ गई और उसे बिस्तर पर पड़ी वही मैगजीन याद आ गई। हे मैं सच में वो सब नहीं पढ़ती, वो तो जब मैं आई तभी से वहां पड़ी थी। शायद तुम्हारी असली ट्वाइलाइट की होगी। हालांकि खैर, ट्वाइलाइट फिर से लाल हो गई और अपने कप से एक घूंट लिया। पहले मैं बहुत पढ़ती थी। मेरा मतलब, मैं ज्यादा सामाजिक नहीं थी, नहीं कुछ ऐसा। सच कहूँ तो मेरी बहुत ज्यादा दोस्तियां नहीं थीं, और जो थोड़ी थीं, खैर, मैं अक्सर उन्हें भूल जाया करती थी। लेकिन फिर भी मैं हमेशा उस दिन की कल्पना करती रहती थी जब मेरी जिंदगी में कोई राजकुमार आएगा। तो मैं तैयार रहने की कोशिश करती थी। और वो राजकुमार कभी आया? ट्वाइलाइट ने अपनी कप में दिख रहे प्रतिबिंब को देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। हाँ, वह एक प्यारा लड़का था जो गिटार बजाता था। बदकिस्मती से मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाई, कई साल हो गए। शायद अब तो वह मुझे भूल भी चुका होगा। रेनबो डैश ने उसकी आंखों में बढ़ती उदासी नोट की। जब वह ये सब कह रही थी तो उसे लगा कि बेहतर होगा कि वह विषय बदल दे। उसने जल्दी से कमरे के इधर-उधर देखा, लेकिन कोई और बात पकड़ में नहीं आई। तब उसे मेज पर रखे वे सारे कागज याद आए। तुम कुछ पढ़ाई कर रही हो? हाँ, मैं एक ऐसा जादू फिर से बनाना चाहती हूँ जो प्रिंसेस सेलेस्टिया ने एक किताब पर किया था, ताकि उससे बात की जा सके। मूल रूप से तुम उसकी पन्नों पर कुछ लिखते हो और जो कुछ भी तुम लिखो वो दूसरी किताब में दिखाई देता है, जो दूसरे पोनी के पास हो। लेकिन उसके लिए जो सामग्री चाहिए उन्हें लाना कुछ मुश्किल है। वह किताब से बात कर पाना। मुझे लगता है मैं तो पत्रों का ज्यादा बड़ा फैन हूँ। हे, खैर, क्या क्या सामान चाहिए? शायद मैं कुछ लाने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। नन्ही, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती, और वैसे भी वे चीजें मुश्किल हैं। मेरा मतलब, उनमें से एक तो सितारों की धूल है। मैं सितारों की धूल लाऊंगी भी तो कैसे? सेलेस्टिया ने उसे कहाँ से पाया होगा? या स्टारसवे? वो था जिसने आईना बनाया, शायद उसी ने पहली किताब कोई बात नहीं, उस सितारों की धूल के बारे में बाद में सोचेंगे। बाकी चीजें मैं तुम्हारे लिए ले आऊंगा, बस बताओ। ट्वाइलाइट मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर उठकर सीढ़ियों की तरफ चल पड़ी। यहाँ इंतजार करो, ठीक है? रेनबो बस मुस्कुराकर सिर हिलाता रहा, जबकि वह उसे फिर से ऊपर जाते देख रहा था। उसने राहत की एक छोटी सी सांस छोड़ी और फिर किताबों की अलमारियों को देखना शुरू किया। किताबें बहुत ज्यादा थीं। सच में उसे सवाल हो रहा था कि क्या वाकई वह सब पढ़ती भी है।
उसके लिए तो ये सब बहुत बोरिंग था और उसे इतना पढ़ पाना नामुमकिन लगता था। वह थोड़ा चलता हुआ एक रैक के पास गया और कुछ किताबों के नाम देखे। बस उनके कवर पर लिखे शीर्षक एक किताब ने उसका थोड़ा ध्यान खींचा, जिसका नाम किसी डेरिंग डू जैसा था, लेकिन उसने उसे छोड़ दिया और आगे देखने लगा, जब तक कि उसे किताबों के बीच थोड़ी सी छुपी हुई लेकिन काफी बाहर निकली एक चिट्ठी दिखाई नहीं दी। उसने जल्दी से इधर-उधर देखा और सावधानी से वह चिट्ठी निकालकर पढ़ने लगा। उसका जिज्ञासु चेहरा जल्दी ही बेचैन सा हो गया जब उसने देखा कि वह एक प्रेम पत्र था। उसने हल्की सी गुर्राहट की और तुरंत चिट्ठी को वहीं वापस ठूंस दिया जहां वह थी। कोई चाहने वाला। छ लिखावट देखकर तो पक्का वही नाजुक सा लड़का होगा। नहीं, रैरिटी तो पक्का गे होगा। पिंकी तो नहीं लगती, उसकी लिखावट तो मैंने देखी है, ज्यादा बनावटी और अजीब सी। फ्लटरशाय। उसकी लिखावट तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो इतना शर्मिला है कि ऐसा कुछ करे। हालांकि चिट्ठी अनाम है। क्या वो एप्पल जैक होगा? पता नहीं, ज्यादा औपचारिक लगता है। वह अपने ही दायरे में घूमते हुए सोचता रहा कि उस चिट्ठी का जिम्मेदार कौन हो सकता है। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर 2 दस्तक हुई और उसके नीचे से एक चिट्ठी अंदर खिसकती नजर आई। रेनबो तुरंत दरवाजे तक भागा और लिफाफा उठाकर झट से दरवाजा खोला, इस इरादे से कि बाहर खड़े पोनी को पकड़ ले, लेकिन बाहर न कोई था न कुछ। वह वापस चिट्ठी की तरफ लौटा। लिफाफा पहले वाले जैसा ही था और ये काफी संयोग था कि उसने पिछले ही पल प्रेम पत्र देखा था। उसने फिर से इधर-उधर देखा और जैसे ही वह लिफाफा खोलने लगा, उसने ट्वाइलाइट की आवाज सुनी। माफ करना, मुझे देर हो गई, मैं सब कुछ व्यवस्थित कर रही थी। सच कहूँ तो जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो बहुत बिखर जाती हूँ। मेरा एक सुसंगठित बिखराव होता है और जब आखिर में सब खत्म करती हूँ तभी मैं असली सफाई हूँ। हे हे। खैर, मैंने सुना कोई दरवाजा खटखटा रहा था। तुमने देखा कौन था? नन्ही, पता नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए ये छोड़ गया है, रेनबो ने चिट्ठी दिखाते हुए कहा। ट्वाइलाइट उसे देखते ही लाल पड़ गई। उसने तुरंत लिफाफे को पहचान लिया और अपने सीन से उसे रेनबो के खुर से खींचकर अपने बैग में रख लिया। ये तो ये स्पाइक के बारे में है। हम वापस जाएंगे तो मैं उसे दे दूंगी। इससे याद आया, मुझे उसे एक नोट छोड़ देना चाहिए ताकि वह परेशान न हो अगर वह पहले घर लौट आए। इसके बाद ट्वाइलाइट ने एक कागज और पंख लिया और अपने सीन की मदद से एक छोटी चिट्ठी लिखी जहां उसने बताया कि वह घर पर नहीं होगी, ताकि अगर स्पाइक पहले पहुंच जाए तो चिंता न करे। बस हो गया। लिस्ट में सबसे पहले हैं एक बादल और इंद्रधनुष की स्याही। मैं यहाँ आने के बाद से कोई इंद्रधनुष नहीं देख रही, शायद अगर हम ओह, रेनबो फैक्ट्री, मैं तुम्हें वहाँ ले जा सकता हूँ। मूल रूप से तुम क्लाउड्सडेल की जमीन से बादल ले सकती हो और इंद्रधनुष की स्याही तुम्हें सीधे वहीं ताज़ातरीन मिल जाएगी। सच में? हाँ, चलो एक गुब्बारा लेते हैं। है, रेनबो ने कहा, फिर उड़कर ऊपर गया और ऐसी रफ्तार से उड़ने लगा कि ट्वाइलाइट आराम से उसके साथ चल सके। दोनों पोनीविल की गलियों से गुजरते हुए गुब्बारा किराए पर लेने वाली जगह की तरफ जा रहे थे। ट्वाइलाइट आश्चर्य से गांव को देख रही थी। वह अपनी दुनिया वाले पोनीविल की इतनी आदी हो चुकी थी, जहां अब जादू की स्कूल थी, उसका महल था और यहाँ तक कि दूसरी नस्लें भी सड़कों पर यूं ही घूमती थीं कि उसे अब वही पुराना पोनीविल फिर से देखना
बिल्कुल वैसा जैसा जब वह पहली बार आई थी। भारी नॉस्टैल्जिया दे रहा था। ये उसकी नज़र में साफ झलक रहा था। तुम्हारी आंखों की चमक देखकर लग रहा है जैसे कोई बच्ची खिलौनों की दुकान में आ गई हो। मुझे तो लगा जहां से तुम आई हो वह भी पोनीविल ही है। ट्वाइलाइट हल्का सा हंसी और फिर उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन वहां अलग है। मतलब वही गांव है लेकिन फिर भी बहुत अलग। बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाती हैं। बहुत प्यारा लगता है। हे, अजीब है, जिस ट्वाइलाइट को मैं जानता हूँ वह अभी तक गांव की जिंदगी की पूरी आदी नहीं हुई। उसके अभी भी कैंटरलॉट वाली बहुत सी आदतें हैं। मैं भी जब पोनीविल आई थी बिल्कुल ऐसी ही थी। हे, अपनी ट्वाइलाइट को थोड़ा वक्त दो। देखना, धीरे धीरे सब बेहतर हो जाएगा और तुम लोग ढेर सारी रोमांचक बातें साथ जियोगे। दोनों गुब्बारा किराए वाली जगह पर पहुंचे। वहां ट्वाइलाइट गुब्बारे के मालिक से बात करने गई जबकि रेनबो थोड़ा दूर खड़ा इंतजार करता रहा। ओह रेनबो डैश, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, एक नौजवान पेक्सस ने कहा जो ग्रे रंग का था और जिसकी अयाल सुनहरी थी। उसकी आंखें काफी प्यारी थीं, हालांकि थोड़ी टेढ़ी सी। ओह डेरपी, डिटसी, ए मफिन्स, माफ करना यार, मैं फिर से तुम्हारा नाम भूल गया। हे, सच तो ये है कि ये सब मेरे नाम हैं। कानूनी तौर पर भी। रेनबो ने समझने की कोशिश में थोड़ा सिर टेढ़ा किया लेकिन उसने उसे जाने दिया। खैर, मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम्हें रेनबो फैक्ट्री की नोटिफिकेशन मिल गई, उस पेक्सस ने कहा। डेरपी, तुम्हें ही तो ये नोटिसें डिलीवर करनी होती हैं, है न? ओह सही बात, हाँ हाँ। लो, डेरपी ने अपने बैग से एक चिट्ठी निकाली और रेनबो को दे दी। इंस्टॉलेशंस इस हफ्ते के दौरान बंद रहेंगी। बादलों के एक रिएक्टर के ज्यादा गर्म हो जाने से पूरी बीजोन डूब गई है। इससे रेनबो एरिया प्रभावित हुआ है और अब सारी फैक्ट्री में बहुरंगी पानी भर गया है। ये बस सफाई और नियंत्रण में मदद मांगने के लिए एक सूचना है और साथ ही ये बताने के लिए कि सुरक्षा के बिना अंदर न जाएं। रेनबो के कान ये सब सुनते ही झुक गए और उसने जल्दी से ट्वाइलाइट की तरफ देखा जो गुब्बारा किराए पर लेते वक्त काफी खुश दिख रही थी। तुम मजाक कर रहे हो न? ये सब आज ही क्यों हुआ? असल में तो कल मैं तो पहले ही क्लाउड्सडेल की तरफ जा रहा था लेकिन तुम्हें देखा तो सोचा पूछ ही लूं। हे, डेरपी, ऐसी चीजें वक्त पर बताई जाती हैं। ओह माफ करना रेनबो डैश। कोई बात नहीं, लेकिन मेरा मेरा एक काम था। तुम्हें पता है आज कहीं और रेनबो हैं। खैर, आज तो कहीं भी नहीं, कल से ही प्रोडक्शन बंद है। शेड्यूल में यगुआडेल्फिया के लिए एक रेनबो था लेकिन हादसे की वजह से नहीं भेज पाए, बस बारिश ही भेज पाए। अब मुझे बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा। मुझे रेनबो इंक चाहिए। ओह अफसोस, वो तो सिर्फ फैक्ट्री की बीजोन में ही मिलती है। हाँ, मुझे पता है। तुम्हारी योजनाएं बिगड़ गईं, इसके लिए अफसोस है। उम्मीद है सब जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर हम सब पेक्सस मिलकर मदद करें तो शायद शुक्रवार तक सब फिर से चलने लगे, डेरपी ने कहा, फिर बड़ी मुस्कान के साथ उड़ गया। ओह नहीं, मैं पहले ही एक तोहफे में उससे वादा तोड़ चुका हूँ, दोबारा नहीं करूँगा, रेनबो ने धीरे से कहा।
जबकि वह डेरपी को बादलों की ओर उड़ते देख रहा था। शांत रहो ट्वाइली, तुम्हें तुम्हारी रेनबो इंक मिलकर रहेगी। यही मेरा तोहफा होगा। मैं तैयार हूँ, चलें। ट्वाइलाइट ने प्यारी मुस्कान के साथ कहा, कुछ हुआ क्या? रेनबो ने उसे देखा और बस मुस्कुराया, अपने नर्वसनेस को छुपाते हुए। नहीं, कुछ बुरा नहीं, हे। चलो क्लाउड्सडेल चलते हैं, हे उसने कहा, जबकि वह उसे गुब्बारे पर चढ़ने में मदद कर रहा था, जो उन्हें बादलों में बसे पेक्सस के शहर की ओर ले जाएगा। शाम हो रही है, ट्वाइलाइट ने कहा, गुब्बारे से क्षितिज को देखते हुए। हाँ, मुझे लगता है हमें आराम से बैठ जाना चाहिए, रेनबो ने कहा, गुब्बारे की टोकरी की दीवार से अपनी पीठ टिकाते हुए और अपने पैर क्रॉस करते हुए। क्लाउड्सडेल बहुत सारे बादलों पर बना है। बुनियादी तौर पर वो एक ही विशाल बादल है, वो एक तय रूट पर लगातार चलता रहता है। इस गुब्बारे की रफ्तार से वहां पहुंचने में हमें कुछ घंटे और लगेंगे। शायद हमें सो जाना चाहिए। सच कहूं तो मुझे नींद नहीं आ रही, ट्वाइलाइट ने कहा, और रेनबो की तरह ही बैठ गई। रेनबो ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया। शायद तुम क्लाउड्सडेल बहुत कम समय में पहुंच जाती, ट्वाइलाइट ने कहा। हाँ, मैं तो पूरी इक्वेस्ट्रिया का सबसे तेज पेगासस हूँ। हालांकि पेगासस के लिए तो ये मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो हमेशा एक तय रास्ते पर रहता है। हमें पता रहता है कि वो कहाँ है और कहाँ होगा। और ये भी कि हम अपनी रफ्तार से उड़ते हैं, तो हम कहीं से भी चलें, कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। पोनीविल ऐसी जगह पर है कि चाहे मैं कब भी वहां से उड़ान भरूं, हमेशा 1 घंटे में पहुंच जाता हूं। अगर ज्यादा तेजी करूं तो उससे भी कम। ट्वाइलाइट ने हल्की सी हैरानी के साथ मुस्कुराया। हालांकि वह पहले भी क्लाउड्सडेल उड़कर जा चुकी थी, लेकिन उसने कभी पोनीविल की भौगोलिक स्थिति के बारे में इस तरह नहीं सोचा था। हमेशा सबके इतना पास, यहाँ तक कि कैंटरलॉट और क्लाउड्सडेल के भी। इसके बाद उसने अपने बगल की तरफ देखा, जहाँ उसके पंख होने चाहिए थे, और हल्का सा आह भरी। अजीब बात है, जब मैंने पहली बार पंख पाए थे तो उन्हें लेकर बहुत परेशान रहती थी, उन्हें स्वीकारने में बहुत समय लगा। और अब जब मैं फिर से बिना पंखों के हूँ तो मुझे उनकी कमी महसूस होती है। लगता है सब कुछ उनके साथ ज्यादा आसान था। रेनबो ने उसे एक तरफ से देखा, फिर आसमान की ओर देखने लगा। आसमान का रंग काफी खूबसूरत था। ये गुब्बारा बहुत तेज नहीं है, तो हम उसे आराम से पकड़ सकते हैं, पेगासस ने कहा, खड़ा होकर टोकरी के किनारे की तरफ जाते हुए। ऐसा क्यों कह रहे हो? थोड़ा उड़ते हैं, ठीक है। तुम्हें साफ दिखाई दे रहा है कि तुम्हें उड़ना कितना याद आ रहा है। मैं तुम्हें अपने खुरों में पकड़कर उड़ाऊंगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ट्वाइलाइट हल्का सा लाल हुई और सिर हिलाकर मना करने लगी। मजाक कर रहे हो? हे, नहीं, मुझे नहीं लगता तुम मेरा भार उठा पाओगे, मैं बहुत भारी हूँ। उफ़, तुम तो उन सबसे छोटी पोनी में से हो जिन्हें मैं जानता हूँ। पक्का बहुत हल्की हो, और वैसे भी मैं बहुत ताकतवर स्टैलियन हूँ। मुझ पर भरोसा रखो, लगभग एप्पलजैक के बराबर। उससे भी ज्यादा, हे, लेकिन उसे मत बताना। उसे ये मानना पसंद है कि टीम में वही सबसे ताकतवर है, आखिर में उसने चिढ़ाने वाले अंदाज में कहा। ट्वाइलाइट बस थोड़ा हंसी और फिर उठकर उसके करीब गई। मुझे नहीं लगता ये अच्छा आइडिया है। रेनबो उड़कर टोकरी से बाहर निकला और उसके बगल में से हवा में मंडराने लगा, अपने खुर आगे बढ़ाते हुए। कूदो, ट्वाइलाइट ने फिर से सिर हिलाकर मना किया,
लेकिन रेनबो ने मुस्कुराते हुए जिद की। कुछ सेकंड बाद यूनिकॉर्न ने हल्की सी लाली के साथ मुस्कुराई, फिर टोकरी के किनारे पर थोड़ा ऊपर उठी। नीचे देखते ही उसे चक्कर सा आने लगा, एक एहसास जिसे वह उड़ने की आदत पड़ जाने के बाद भूल चुकी थी। लेकिन अब वो फिर से एक ऊंचाई से गिरने के खतरे में थी। अगर कुछ गलत हो गया तो अब उसके पास पंख नहीं थे जो उसे बचा पाए। मुझे नहीं पता। चलिए बस एक छोटा सा चक्कर लगाएंगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हें एक बादल से सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा देखना चाहिए। ये वो चीज़ है जिसे कोई भूल नहीं पाता, बहुत खूबसूरत होता है। ट्वाइलाइट ने घूंट भरा और आखिरकार खुद को तैयार किया। कुछ सेकंड और गुजरे और फिर उसने हिम्मत जुटाकर उसकी तरफ छलांग लगा दी। उसे बहुत बुरा सा सिहरन महसूस हुई, मानो सब कुछ स्लो मोशन में हो। उसके खुरों तक तो पहुंच गई, लेकिन फिर भी गिर पड़ी। वे खुरों से फिसल गई क्योंकि वह बस टिप पर पहुंच पाई थी। रेनबो उसे सही तरह पकड़ नहीं पाया और ट्वाइलाइट तेजी से नीचे गिरने लगी। ट्वाइलाइट! रेनबो चिल्लाया, उसे तेजी से गिरते देखकर। आ! ट्वाइलाइट ने जोर से चीख निकाली क्योंकि वो नीचे गिरती चली जा रही थी। उसे हवा बहुत तेज और ठंडी महसूस हुई। उसने देखा कि वो रेनबो और गुब्बारे से कितनी दूर जा रही है। उसकी आंखों में आंसू भर आए और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बस इतना देखा कि रेनबो उसकी ओर सीधी रफ्तार से गोता लगाता हुआ नीचे आ रहा है। फिर भी उसे लगा कि वो नहीं पहुंच पाएगा और उसने आंखें बंद कर लीं। किसी भी पल वह जमीन से टकरा सकती थी। बस पहुंचा ही। रेनबो चिल्लाया। वह पूरी रफ्तार से गोता लगाते हुए उसके पीछे जा रहा था। वह और भी तेज उड़ता रहा जब तक कि आखिरकार वह ट्वाइलाइट तक पहुंच नहीं गया। जमीन से कुछ ही मीटर ऊपर उसने उसे मजबूती से पकड़ लिया और उसे बचा लिया। जैसे ही वह फिर से तेजी से ऊपर उठा, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने कुछ सेकंड के लिए दोनों के कान बजा दिए। ट्वाइलाइट, जो अब उसके बाहों में थी, ने धीरे धीरे आंखें खोलीं और दूर एक विशाल रंग बिरंगी विस्फोट देखी जो फैलती जा रही थी। वही घटना जिसने बरसों पहले उसे और उसकी सहेलियों को उनकी क्यूटी मार्क दी थी। सोनिक रेनबो। वह उसे आश्चर्य से देखती रही। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे और साथ साथ एड्रेनलिन की तेज सांसें। तभी उसने रेनबो की तरफ देखा जो उसे लेकर एक विशाल बादल की ओर उड़ रहा था। कुछ सेकंडों में वे ऊपर तक पहुंच गए और रेनबो बैठ गया, लेकिन उसने ट्वाइलाइट को छोड़ा नहीं ताकि वह बादल के पार होकर नीचे न गिर जाए। लो, हो गया। वाह! ये तो, पेगासस ने कहा, उसे थोड़ी शर्म और चिंता के साथ देखते हुए। डरावना, ट्वाइलाइट ने कहा। हाँ, लेकिन तुमने मुझे बचा लिया। हाँ, और क्या कर सकता था? मैं अपनी दोस्त को जमीन पर गिरकर चकनाचूर होते नहीं देख सकता था। सेलेस्टियल की कसम, कभी नहीं। ट्वाइलाइट ने उसे जोर से गले लगा लिया। उसे जबरदस्त राहत महसूस हो रही थी। आंखें बंद किए वह हल्का सा सुबक रही थी, लेकिन जल्दी ही उसने महसूस किया कि रेनबो ने उसे अपने पैरों पर बैठा लिया और फिर उसके सिर को हल्के से थपथपाया। देखो! ट्वाइलाइट ने आंखें खोलकर सिर मोड़ा ताकि वह क्रेपुस्कुल, सूर्यास्त देख सके। इतनी ऊंचाई से नजारा शानदार था, बहुत रंगीन दृश्य। कोई भी, सबसे ठंडा पोनी भी, इसे देखकर कुछ न कुछ महसूस ही करता। ओह सेलेस्टिया, ट्वाइलाइट ने फुसफुसाया। रेनबो ने उसके चेहरे पर दिखती हैरानी और खुशी देखी, फिर खुद भी नज़ारे की ओर देखने लगा। मैंने कहा था ना, बादलों से देखे गए सूर्योदय और सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर होता है।
मुझे हैरानी है कि तुम कह रही हो तुमने पंख रखे हैं और फिर भी कभी ये नज़ारा नहीं देखा। हे, हाँ, वाकई बहुत सुंदर है। हाँ, मुझे सूर्योदय और सूर्यास्त देखना बहुत पसंद है। ये बहुत खूबसूरत होते हैं। हे, शायद इसीलिए इन्हें ट्वाइलाइट भी कहते हैं। तुम्हारी तरह ट्वाइलाइट। ट्वाइलाइट ने उसे थोड़ा उलझन से देखा, लेकिन जल्दी ही समझ गई ट्वाइलाइट का मतलब अंग्रेजी में क्रेपुस्कुल होता है। यह सोचकर वह लाल पड़ गई और दूसरी तरफ देखने लगी। हे, इसके बाद दोनों ने कुछ नहीं कहा। वे बस कुछ मिनटों तक उस नज़ारे को आश्चर्य से देखते रहे, जब तक कि आखिरकार रेनबो ने दूर गुब्बारे को नहीं देख लिया और ट्वाइलाइट को कसकर पकड़ लिया। चलो वापस चलते हैं, ठीक है। ट्वाइलाइट ने बस सिर हिलाया और मुस्कुराई। कुछ देर बाद गुब्बारा आखिरकार क्लाउड्सडेल के गुब्बारा क्षेत्र में पहुंचा। उस वक्त वहां बहुत कम पोनी थे, समय काफी देर का था। रेनबो नीचे उतर आया और धीरे धीरे रस्सी पकड़कर गुब्बारे को बादलों पर खींचता हुआ एक कंक्रीट बेस तक ले गया, जहां धरती के पोनी और यूनिकॉर्न बिना परेशानी के चल सकें। वहां उसने गुब्बारे को निर्धारित जगह पर रोक दिया। उस जोन के मालिक ने गुब्बारे को ध्यान से बांधा, फिर बस इशारे से रेनबो को संकेत दिया। रेनबो ने भी इशारों से ही जवाब दिया और टोकरी का छोटा दरवाजा खोलकर ट्वाइलाइट के पास पहुंचा, जो पहले से ही सो चुकी थी। हाँ, अब रेनबो फैक्ट्री जाने के लिए कुछ ज्यादा देर हो चुकी है, उसने धीमी आवाज में कहा। फैक्ट्री की दिशा में देखते हुए वह काफी दूर दूसरे बादल पर थी, मुश्किल से दिखाई दे रही थी, लेकिन कुछ पेगासस अब भी आते जाते दिख रहे थे। लगता था वे अभी भी हादसे की वजह से व्यस्त थे। उसे वहां न होने का थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ, हालांकि उसे पता था कि उसे वहां कोई बहुत अहम काम नहीं दिया जाता। शायद उसे सिर्फ मलबा साफ करने या परिधि पर पहरा देने के काम पर ही लगाया जाता, असली विस्फोट वाले हिस्से में नहीं। रेनबो ने बस ट्वाइलाइट का बैग उठाया और अपने कंधे पर टांग लिया। फिर उसने सावधानी से यूनिकॉर्न को अपने खुरों और पंखों की मदद से उठाया और उसे अपनी पीठ पर लिटा दिया। वह सही था, ट्वाइलाइट सच में काफी हल्की यूनिकॉर्न थी, उसे भारी नहीं लग रही थी, तो रास्ता उसके लिए मुश्किल नहीं होना था। उसने उसे हल्के से देखा और मुस्कुराया, फिर चल पड़ा। कुछ देर बाद वह एक घर के सामने पहुंचा और हल्की दस्तक दी। उसे थोड़ा नर्वस महसूस हो रहा था, क्योंकि उसे वहां आए काफी वक्त हो चुका था, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि कोई और रास्ता नहीं था। वह ट्वाइलाइट को इतनी रात में फैक्ट्री नहीं ले जाएगा, और अभी तक उसे यह भी नहीं पता था कि उसे फैक्ट्री के बंद होने की बात कैसे बताए। सबसे अच्छा यही लगा कि वे उसके माता पिता के घर में रात गुजारे। वह मन ही मन हजारों जवाब सोच रहा था जो वह अपने माँ बाप को देगा, जो पहले ही इतने मिलनसार और चंचल थे। अब जब वह एक लड़की के साथ घर आता तो वे और भी ज्यादा छेड़खानी करते। थोड़ी देर बाद एक पेगासस ने दरवाजा खोला। वह उसका पिता था। उसे देखते ही उसने मुस्कुरा दिया और उसके नाम को जोर से पुकारने ही वाला था कि रेनबो ने जल्दी से अपने पंख से उसे चुप रहने का इशारा किया। तभी उसके पिता ने ट्वाइलाइट को उसकी पीठ पर देखा। ओह, वाह वाह, हे अंदर आओ, उसके पिता ने कहा किनारे हटते हुए। रेनबो अंदर आया और ट्वाइलाइट को ऊपर उसके कमरे में ले गया। उसने उसे अपने बिस्तर पर बैग के साथ लिटाया। कुछ पल उसके सोते हुए चेहरे को देखा, जो उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। फिर हल्की सी मुस्कान के साथ उसे रजाई ओढ़ाकर कमरे से बाहर निकल आया। जैसे ही उसने कमरे के बाहर कदम रखा और दरवाजा बंद किया,
उसने अपने पिता की मजबूत बाहों को अपने चारों तरफ कसते हुए महसूस किया। ईद, मेरा बेटा, तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। तुम तो कितने बड़े हो गए हो। हे, हाय पापा, आप लोग कैसे हैं? तुम्हारी माँ और मैं दोनों बहुत अच्छे हैं। उसे तुम्हें देखकर बहुत खुशी होगी, वह भी आने ही वाली है, शायद परिवार के घर गई है। रेनबो ने अपने पिता की तरफ देखा और थोड़ा असहज सी मुस्कान दी, यह जताते हुए कि उसे छोड़ दें। उसके पिता समझ गए और जल्दी से उसे जमीन पर रख दिया। देखो जरा, एक लड़की को घर लेकर आया है, कितना गर्व हो रहा है। वो सांस ले रही है न? क्या? जाहिर है सांस ले रही है, वो बस सो रही है, रास्ते में सो गई। क्योंकि वो यूनिकॉर्न है, हमें गुब्बारा ही लेना पड़ा। उसे ऐसी चीजें चाहिए जो बस यहाँ ही मिल सकती हैं। और वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो बस एक दोस्त है। असल कहानी बहुत लंबी और उलझी हुई है। बस इतना समझ लीजिए कि वह पोनीविल में रह रही है और वह मेरी दोस्त है। खैर, वह काफी खूबसूरत है। हे। चलो, तब तक तुम्हारे लिए कुछ खाने को गरम कर देता हूँ जब तक तुम्हारी माँ आती है। चलो। नन्ही, सच में मैं काफी भरा हुआ हूँ, हम रास्ते में ही खा। उसके शब्दों को उसके पेट की जोरदार गुर्राहट ने बीच में ही काट दिया, जिसने उसे पूरी तरह बेनकाब कर दिया। वह लाल पड़ गया और शर्मिंदासी मुस्कुराहट के साथ अपने पिता को देखा। हे, खैर हाँ, शायद थोड़ा डिनर बुरा नहीं लगेगा। अगली सुबह ट्वाइलाइट ने धीरे धीरे आंखें खोलीं जब सूरज की किरण खिड़की से अंदर आई। धीरे धीरे वह पूरी तरह जाग गई और कमरे को, बिस्तर को ध्यान से देखने लगी। वह थोड़ा घबरा गई जब तक कि उसके नज़र कुछ झंडियों पर नहीं पड़ी जिन पर रेनबो डैश की क्यूटी मार्क बनी थी। तब उसे समझ आया कि वह उसके कमरे में है। हालांकि यह पहली बार था कि वह इसे देख रही थी। वह पहले भी रेनबो के घर के कमरे में रही थी, लेकिन अपनी वास्तविकता वाले घर में एक पल के लिए उसे लगा कि वह उसी दुनिया के संस्करण में है, जब तक कि दरवाजे पर दस्तक नहीं हुई। हेलो, ट्वाइलाइट ने दरवाजे की तरफ देखा और दूर से आती कुछ हंसी सुनने पर ध्यान दिया, जिसने आवाज लगाई थी। वह एक महिला थी। तो ट्वाइलाइट ने अपना बैग कंधे पर लिया और सावधानी से दरवाजे की तरफ चल पड़ी। रास्ते में उसे रेनबो की बचपन से लेकर बड़े होने तक की फोटो दिखीं और कुछ ट्रॉफियां भी, जिन पर उसका नाम लिखा था। वह दरवाजे तक पहुंचने ही वाली थी कि उसकी नज़र फर्श के थोड़ा ऊपर टंगी 3 मेडल्स पर पड़ी। तीसरे और दूसरे स्थान के मेडल, लेकिन कोई भी पहले स्थान का नहीं। यह देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि उसने कभी ऐसी किसी प्रतियोगिता के बारे में नहीं सुना था जिसे रेनबो ने हारा हो। उसने जल्दी से अपना ध्यान वापस दरवाजे पर लगाया और अपने सींग की मदद से उसे खोल दिया। ओह, तुम जाग गई, एक नीले रंग की पेगासस ने कहा, जिसकी अयाल नारंगी थी। वह मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। ओह, हाय। हे, ट्वाइलाइट ने थोड़ी झिझक से कहा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं विंडी व्हिसल्स हूँ, रेनबो डैश की माँ। चलो आओ, हम नाश्ता कर रहे हैं। उम्मीद है तुम्हें हॉटकेक पसंद हैं। हे। आप रेनबो डैश की माँ हैं? वाओ, आप लोग बहुत एक जैसे दिखते हैं। एक जैसे? मेरा मतलब एक जैसे लगते हैं। वह बस हे, शब्दों में गलती हो गई, माफ कीजिए। ट्वाइलाइट को एहसास हुआ कि वह रेनबो के माता पिता को अपनी दुनिया में भी नहीं जानती थी।
जैसे ही उसने उसकी माँ को देखा, उसे अपनी दोस्त की झलक दिखी। मैं ट्वाइलाइट स्पार्कल हूँ, बहुत खुशी हुई। हे, मैं आपके बेटे की दोस्त हूँ। आपको इतनी परेशानी देने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं कल रात सो गई थी और मेरा ख्याल है कि वह मुझे यहाँ अपने कमरे तक उठा लाया। यह कहते ही ट्वाइलाइट ने जल्दी से कमरे की तरफ देखा और बिस्तर को नोटिस किया। उसने देखा कि हालांकि बिस्तर थोड़ा छोटा सा था, फिर भी उस पर 2 पोनी आराम से समा सकते थे। यह सोचकर वह थोड़ा लाल हो गई कि शायद वे दोनों साथ में सोए हों। हाँ, वह तुम्हें रात में यहाँ लाया। उसने हमें बताया कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो। हे, चलो आओ, रेनबो की माँ ने कहा, डाइनिंग रूम की तरफ चलते हुए। ट्वाइलाइट मुस्कुराई और सिर हिलाया, फिर उसके पीछे चल पड़ी। गलियारे से गुजरते हुए उसने रेनबो की बचपन से लेकर अब तक की कई तस्वीरें देखीं। जिस तस्वीर ने उसका सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, उसमें रेनबो फ्लटरशाय के साथ था, दोनों एक दूसरे को गले लगाए हुए। यह देखकर ट्वाइलाइट हल्का सा मुस्कुराई और वे डाइनिंग रूम तक पहुंचे, जहां रेनबो और उसके पिता पहले से ही नाश्ता कर रहे थे। ओह, आ गई। गुड मॉर्निंग, रेनबो के पिता ने मुस्कुराते हुए कहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ट्वाइलाइट, अच्छी नींद आई? रेनबो ने पूछा। रेनबो चैंपियन, तुम्हारे मैनर्स कहाँ गए? तुम अपनी लड़की से मुझे मिलवाओगे नहीं? रेनबो के पिता ने कहा, ट्वाइलाइट को नमस्कार करते हुए। ट्वाइलाइट और रेनबो दोनों पिता की बातों पर लाल पड़ गए, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह बोलता चला गया। मैं बो हॉटहूफ हूँ, इस तेज बिजली के लड़के का पिता। हे, बहुत खुशी हुई। मैं ट्वाइलाइट हूँ। आपसे मिलकर अच्छा लगा सर, यूनिकॉर्न ने जवाब दिया, जबकि रेनबो ने अपना चेहरा मेज पर छिपा लिया। विंडी ने ट्वाइलाइट के लिए कुर्सी खींच दी, फिर रसोई में लौटकर हॉटकेक लेने चली गई ताकि ट्वाइलाइट खुद अपने लिए परोस सके। ट्वाइलाइट बैठ गई और रेनबो के पिता की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ देखने लगी, फिर उसके सवाल का जवाब दिया। जजी, धन्यवाद। हे, पर तुम्हें मुझे उठाना नहीं चाहिए था। जब हम पहुंचे, मैंने तुम्हें बहुत परेशानी दी है। अब तुमने मुझे बिस्तर तक भी उठा लिया। लगता है मुझे तुम्हारा बहुत कर्जदार होना पड़ेगा। रेनबो ने ऊपर देखा, फिर सिर हिलाया और मुस्कुराया। ये कोई परेशानी नहीं थी, चिंता मत करो। वास्तव में ट्वाइलाइट? हाँ, ट्वाइलाइट ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बो ने खाना खत्म किया, फिर रसोई में जाकर विंडी से विदा लेने लगा। दोनों की थोड़ी देर की हंसी रसोई से सुनाई दी। जब वो वापस आया तो उसके गाल पर लिपस्टिक का निशान था। वह रेनबो के पास गया और उसे जोर से गले लगाया। अलविदा चैंपियन, फैक्ट्री में मिलते हैं, बो ने कहा और चला गया। वो वहाँ काम करते हैं? ट्वाइलाइट ने पूछा। हम सब पेगासस वहाँ काम करते हैं। हालांकि अगर तुम स्थायी कर्मचारी नहीं हो तो पूरा समय नहीं देना पड़ता। ये तुम्हारे यूनिकॉर्न और धरती पोनी के मिलिट्री सर्विस जैसा कुछ है। बस लड़कों के लिए। पता नहीं तुम जैसी घोड़ियां भी करती होंगी या नहीं। यहाँ पेगासस लड़कियां भी करती हैं, लेकिन ये कुछ सैनिक जैसा नहीं है। बस मैं सच कहूँ तो फैक्ट्री में मदद करने से कोई शिकायत नहीं करता, रेनबो ने समझाया। मतलब हम वहाँ तुम्हारे पापा को भी देखेंगे? ट्वाइलाइट ने पूछा। हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें कहना चाहिए कि ये लो मजे से खाओ, विंडी ने कहा, ट्वाइलाइट की प्लेट लेकर आते हुए।
यूनिकॉर्न की आंखें प्लेट देखकर चमक उठीं और उसने तुरंत रेनबो की माँ की तरफ देखा और धन्यवाद कहा। रेनबो ने उसे देखा, फिर निगलकर अपनी माँ की तरफ देखा, फिर जल्दी से उठकर उसके पास चला गया और पंखों से उसे धीरे से खींच लिया। ओह! रेनबो! रेनबो उसे रसोई तक ले गया, जहां उसने उसे चुप रहने का इशारा किया और फिर सांस लेकर बोला, मुझे चाहिए कि आप ट्वाइलाइट को थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्ट करें। प्लीज। उसके गाल लाल हो रहे थे। विंडी ने उसे उलझन से देखा, फिर अपने बेटे को ऊपर से नीचे तक देखा। क्यों? बेटा, किसी लड़की को घर बुलाकर फिर खुद गायब हो जाना बदतमीजी है। तुम्हारी उसके साथ डेट है और तुम्हें उसके साथ रहना हमें कोई डेट नहीं है। बस मैंने उससे वादा किया कि मैं उसे कुछ सामान लाने में मदद करूंगा जो वो पढ़ रही है। वो एक दिमागी पोनी है और उसे ऐसी चीजें चाहिए जो मूल रूप से सिर्फ पेगासस ला सकता है, तो मैंने वादा किया कि मैं मदद करूंगा। मैंने ये नहीं सोचा था कि रेनबो फैक्ट्री बंद होगी। अब मैं वो चीजें नहीं ला सकता। मुझे समझ नहीं आ रहा उसे कैसे बताऊं। हम इतनी दूर आ गए हैं। मुझे उसके लिए वो चीजें लानी ही होंगी। यही वजह है कि मैं फैक्ट्री की सफाई में मदद करने जा रहा हूँ, लेकिन ये साफ है कि मैं उसे अपने साथ नहीं ले जा सकता। विंडी ने रेनबो को देखा, फिर रसोई की चौखट की तरफ देखा, जहां से ट्वाइलाइट की हंसी और उसके रेनबो के पिता से बात करने की आवाज आ रही थी। फिर उसने अपने बेटे की तरफ मुड़कर मुस्कुराया। देखो जरा, प्यार में पड़े जवान क्या क्या करते हैं। हे। क्या? जब हम जवान थे, तुम्हारे पिता कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। मुझे पता ही नहीं था कहाँ हैं। जब वे वापस आए तो उन्होंने मुझे वह हार दिया जो मैंने खो दिया था। हमारी एक डेट में वो बादलों के बीच से गिरकर धरती पर एक जंगल वाले इलाके में चला गया था। जितने दिन वे गायब थे, वे नीचे जाकर उसे ढूंढ रहे थे। मुझे वो हार बहुत पसंद था। तुम मुझे उनकी याद दिलाते हो। हे। रेनबो और भी ज्यादा लाल हो गया, लेकिन कुछ कहने से पहले ही उसकी माँ ने सिर हिलाया और रसोई के दरवाजे की तरफ चली। बेहतर होगा तुम जल्दी करो, उसने धीमी आवाज में कहा, फिर जोर से बोली, रेनबो, मुझे चाहिए कि तुम कुछ फल और सब्जियां ले आओ। मेरे पास आज के स्ट्यू के लिए कुछ नहीं बचा। रेनबो ने अपनी माँ को देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसका मन कर रहा था कि वहीं जाकर उसे गले लगा ले, लेकिन उसने वक्त बर्बाद न करते हुए उसके पीछे पीछे चलना बेहतर समझा। लेकिन माँ, ट्वाइलाइट और मैं तो और प्लीज सब नीचे से ही लेना। तुम्हारा दोस्त फ्लटरशाय हमेशा सबसे ताज़ा सामान कहाँ मिलेगा जानता है। क्या मैं तुम्हारे साथ चलूं? ट्वाइलाइट ने पूछा, उन्हें रसोई से बाहर आते देखकर। नहीं, जरूरत नहीं है। हम दोनों तो नीचे से ही आए हैं। अभी वापस उतरना बेकार होगा, तो तुम यहाँ रुको, ठीक है? मैं ये काम निपटाकर वापस आऊंगा और फिर हम फैक्ट्री जाएंगे, रेनबो ने मुस्कुराकर कहा। ट्वाइलाइट को थोड़ा नर्वस महसूस हुआ, क्योंकि वह रेनबो की माँ के साथ अकेली रह जाएगी। ओह, परेशान मत हो, उसे ज्यादा देर नहीं लगेगी। एक पेगासस के लिए क्लाउड्सडेल इक्वेस्ट्रिया से इतना दूर नहीं, वो जल्दी ही लौट आएगा। तब तक मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ, विंडी ने कहा, एक दराज तक जाते हुए, जहां से उसने एक फोटो एल्बम निकाला। रेनबो ने एल्बम देखते ही अपनी माँ को देखा, पूरी तरह तबाह से चेहरे के साथ। विंडी ने शरारती मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा।
क्या तुमने कभी देखा है कि रेनबो बचपन में कैसा था? बिल्कुल छोटे कबूतर जैसा। हे। हालांकि पेगासस तो पंखों के साथ ही पैदा होते हैं। ट्वाइलाइट मुस्कुराई और विंडी के करीब आई। वह वैसे नहीं, चलिए देखते हैं। रेनबो के पास विरोध करने का वक्त नहीं था। उसने बस अपनी माँ के सामने सिर हिलाया और मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, रेनबो ने राहत की सांस छोड़ी और पूरी रफ्तार से फैक्ट्री की तरफ उड़ चला। कुछ ही मिनटों में वह उस बादल पर था जहां फैक्ट्री स्थित थी, और पहुंचते ही उसने देखा कि वहां से रंग बिरंगे पानी की बूंदें गिर रही थीं, जो पेंट जैसी दिख रही थीं। वाह! मुझे लगा था कि अब तक सब लीक खत्म हो चुके होंगे। ये तो बस बचे खुचे अवशेष हैं, पीछे से एक पेगासस ने कहा। रेनबो डैश ने यह सुनते ही तुरंत पीछे मुड़कर देखा और हैरान रह गया। वह एक नारंगी पेगासस था, मिलिट्री यूनिफॉर्म में, जो उसे नाराज नजरों से देख रहा था। ओह सेलेस्टियल की कसम! स्पिटफायर सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन है। चुप! हमने तुम्हें कल से बुलाया हुआ है, लेकिन तुम्हारी तरफ से किसी चिट्ठी का जवाब भी नहीं मिला। बेहतर होगा कि तुम अपने काम में बेहतरीन जोश दिखाओ। बिल्कुल सर। दरअसल में चिट्ठी मुझे बहुत देर से मिली, लेकिन वो बात अलग है। मैं आपको साबित करूंगा कि मैं अच्छा हूँ। आप मुझे बी जोन में भेजिए, जहाँ विस्फोट हुआ था। आप देखिएगा, मैं उस क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी, वो हिस्सा पहले ही संभाल लिया गया है। अब हमें बस जमीन पर फैली सारी रेनबो इंक को निकालना है। हमारे लोग वहाँ कई रंगों में तैर रहे हैं। तुम एक दिन देर से आए हो, अब सिर्फ मलबा साफ करना बचा है। बी जोन में नहीं, आसपास के बादलों पर जमीन पर गिरा मलबा रात भर में साफ किया जा चुका है। मुझे बी जोन ही जाना होगा। क्या मैं किसी और भाषा में बोल रहा हूँ, लड़के? मैंने कहा है कि तुम मलबा साफ करोगे और वही तुम करोगे। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अपने खुर काम में लगाओ। यह कहकर स्पिटफायर दूसरे पेगासस को देखने चला गया। रेनबो ने फैक्ट्री को निराश नजरों से देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह ट्वाइलाइट के लिए इंक कैसे लाएगा। एक ही तरीका था, चोरी छिपे अंदर जाना, लेकिन पूरा इलाका पेगासस से भरा था। धत्तेरे की! मैं इंक तक पहुंचूंगा कैसे? उसने रंगीन बारिश को देखा, जो धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने अपने खुर में कुछ बूंदें पकड़ लीं और सोचा कि शायद ये ही ले जाएं, लेकिन वो तो इंक और पानी का घुला हुआ मिश्रण था। उसे पता नहीं था कि ये काम करेगा या नहीं। बेहतर यही था कि वह उसे शुद्ध अवस्था में ले। ठीक जब मेरे पास उसे तोहफा देने का परफेक्ट मौका है, तभी ये पूरा तमाशा हो जाता है, रेनबो ने कहा, एक बादल पर बैठते हुए और गहरी सांस छोड़ते हुए। तुम नाकाम हो, रेनबो डैश। मान लो तुम ट्वाइलाइट को इतनी साधारण सी चीज, रेनबो इंक भी नहीं दिलवा सके। उसने फिर से फैक्ट्री की तरफ देखा। उसने कुछ पेगासस को अंदर बाहर जाते हुए देखा और कुछ धुआं अभी भी निकलता हुआ। एक पल के लिए वह अपने असाइनमेंट की तरफ उड़ने ही वाला था, लेकिन फिर रुक गया और एक और गहरी सांस छोड़ी। वो इसके लायक है। और ये सोचकर वह सीधे फैक्ट्री की तरफ उड़ पड़ा। तो उसने मुझसे कहा कि मैं उसे उसके बारे में हर छोटी बड़ी बात बताऊं। ये उसकी तरफ से बहुत प्यारा था, लेकिन थोड़ा अजीब भी। किसी की छोटी बहन की देखभाल करने के लिए नैनो की जॉब स्वीकार करना, इसलिए कि उसे उसके भाई से प्यार है। हाँ, प्यार की राजकुमारी, जो कि आमसी यूनिकॉर्न जैसे मुझसे प्यार करती है, की देखभाल कर रही हो, ट्वाइलाइट ने कहा।
विंडी के बनाए बिस्कुट में से एक खाते हुए। ये कहानी तो कमाल की है। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि तुम इतने सारे महत्वपूर्ण पोनी को जानती हो। मेरे पति और मैं बस प्रिंस को एक बार देख पाए, वो भी परेड के दौरान। हमने उनसे बात वगैरह नहीं की। और तुम तो कैंटरलॉट के महल में रहती हो, वह जरूर बहुत खूबसूरत होगा। अब मैं वहां नहीं रहती। अब मेरा घर पोनीविल है। हे। मुझे तो ये जरा भी उम्मीद नहीं थी कि रेनबो डैश किसी लड़की को घर लाएगा। वह तो हमें मिलने भी नहीं आता, कभी कभी चिट्ठी लिख देता है, लेकिन उसे देखे हुए काफी वक्त हो गया था। अच्छा लग रहा है कि वो तुम्हें अपने साथ लेकर आया। तुम बहुत प्यारी हो ट्वाइलाइट, मेरे छोटे से बहुत ख्याल रखना प्लीज। ट्वाइलाइट मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह कुछ कहने ही वाली थी कि जोर की दस्तक ने उसे रोक दिया। दोनों दरवाजे की तरफ गईं। उन्हें लगा कि शायद रेनबो लौट आया होगा, क्योंकि विंडी ने जो सामान मंगाया था उसे गए हुए काफी समय हो चुका था। लेकिन दरवाजा खोलते ही उन्होंने दो वंडरबोल्ट्स को गंभीर नजरों के साथ खड़े देखा। ओह, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ सज्जनों? विंडी ने पूछा। क्या ये आपका है? उनमें से एक ने कहा, और फिर थोड़ा हटकर रेनबो डैश को दिखाया, जो रेनबो इंक से पूरा नहाया हुआ था, काफी थका हुआ दिख रहा था, उसे स्पिटफायर सहारा देकर पकड़े हुए था। आप शुक्र मनाइए कि हम समय पर उसे ढूंढ पाए। बीजोन की लीकेज से अभी भी बहुत धुआं और भी ज्यादा इंक निकल रही है। ये भ्रम पैदा कर सकती है, और यही इसके साथ हुआ। सौभाग्य से एक पेगासस जो उस जोन में मदद कर रहा था, उसे छत को देखते हुए हंसते हुए पाया। मैंने तो इसे दूसरे काम पर लगाया था। पता नहीं ये वहाँ क्या कर रहा था या निगरानी के बीच से कैसे निकल आया, लेकिन अब कोई फर्क नहीं पड़ता। इस हालत में ये हमारे किसी काम का नहीं है। इसके बाद दोनों वंडरबोल्ट्स ने मिलकर उसे घर के अंदर सोफे पर लिटाया और फिर विदा लेकर उड़ गए। ओह सेलेस्टिया, ट्वाइलाइट ने कहा, सोफे की तरफ बढ़ते हुए। रेनबो, मेरे बच्चे, तुम ठीक हो? क्या हुआ? दोनों उसे चिंता से देख रही थीं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, जब तक कि कुछ सेकंड बाद उसने दोनों की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये इसके लायक था, रेनबो ने कहा, फिर अपने पंख को बढ़ाकर ट्वाइलाइट की तरफ एक छोटी बोतल दी, जो रेनबो इंक से भरी थी। हूँ, तुम ये सब मेरे लिए। आमतौर पर हमें फैक्ट्री में आना जाना खुला रहता है, लेकिन इस बार उस जोन में विस्फोट हो गया जहां इंक बनती है। नोटिस मुझे देर से मिला और मैंने तुमसे पहले ही वादा कर लिया था कि मैं तुम्हारे लिए ये इंक लाऊंगा। पागल, इसके लिए तुम्हें खुद को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। खैर, मुझे तुम्हें मेरा तोहफा देना था। मैं ही अकेला था जिसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैं तो झील पर भी नहीं आया। ये सब सिर्फ इसीलिए। मुझे तोहफे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने दोस्त चाहिए, और ये कि वो सब है। अगर तुम खुश हो तो समझ लो कि मैं ठीक हूँ। ट्वाइलाइट हल्का सा लाल हुई और फिर उसे हल्के से खुर से मुक्का मारा। तुम बेवकूफ हो। विंडी ने ये दृश्य देखा, और हालांकि उसे रेनबो की हालत की चिंता थी, फिर भी वह हल्के से मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, खासकर जब रेनबो ने मुश्किल से थोड़ा सा हिलते हुए ट्वाइलाइट के खुर को पकड़ लिया। लिस्ट में और क्या बचा है? ट्वाइलाइट ने सिर हिलाया और आह भरी। यहाँ से हमें बस इतना ही चाहिए था, लेकिन तुम्हें जाने से पहले आराम करना होगा। हाँ, वह सही कह रही है। मैं तुम्हारे लिए कोई स्वादिष्ट सा खाना बनाती हूँ, विंडी ने कहा, रेनबो के गाल पर किस करते हुए,
और तुम्हारे लिए दूध का एक गिलास भी लाऊंगी। पता नहीं तुमने वहां अंदर कितना कुछ सांस में खींचा होगा। इसके बाद विंडी रसोई में चली गई और दोनों को अकेला छोड़ दिया। रेनबो ने ट्वाइलाइट की तरफ मुस्कुराकर देखा, फिर बोतल की तरफ नजर डाली। मुझे पता नहीं था कि ये जहरीला है। मेरा मतलब, पिंकी तो इसे पी भी चुका है। उसके मुताबिक इसमें कई फ्लेवर होते हैं। खैर, तुमने कहा कि वहां विस्फोट हुआ था, है न? रेनबो ने सिर हिलाया और बोतल को देखते रहा। शायद गर्मी ने ये सब किया हो। जब रेनबो फैक्ट्री से निकलते हैं तब वे इंक नहीं रहते, बल्कि पहले से प्रोसेस्ड मटेरियल बन जाते हैं। शायद इस अवस्था में वे गर्मी या वहां इस्तेमाल होने वाले दूसरे रसायनों के संपर्क में आकर खतरनाक हो जाते हैं। तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैं अपनी दुनिया में फैक्ट्री जा चुकी हूँ, और वैसे भी मेरी मौजूदा जिम्मेदारी में मुझे हर चीज पर नजर रखनी पड़ती है, यहाँ तक कि क्लाउड्सडेल में भी। रेनबो ने कुछ पल सोचा, फिर ट्वाइलाइट की तरफ देखा। मैं तो कहने वाला था कि हम सिर्फ कोई रेनबो ढूंढकर भी काम चला लेते, लेकिन तुम सही कह रही हो, ये तो इंक की सबसे शुद्ध अवस्था है। क्या तुम्हें काम आएगी? मुझे पूरा यकीन है कि काम आएगी। धन्यवाद रेनबो। लेकिन तुम मुझे सच बता सकते थे, मैं समझ जाती। मैं तुम्हें तोहफे के बिना नहीं छोड़ सकता था। पक्का सबने तुम्हें बहुत शानदार शानदार तोहफे दिए होंगे और मैं। ट्वाइलाइट ने अपना खुर उसकी मुंह पर रखकर उसे चुप कराया और सिर हिलाया। मुझे तोहफे नहीं चाहिए, ठीक है। रेनबो मुस्कुराया और सिर हिलाकर चुपचाप बैठ गया। फिर उसे ध्यान से देखते हुए बोला, क्या तुमने मेरी वजह से घबराया था? बिल्कुल घबराई थी। तुमने सिर्फ इस बोतल के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। अगर तुमने मुझे सच कहा होता तो मैं समझ जाती और हम किसी और समय आ सकते थे। लेकिन तुमने ये रिस्क लेना पसंद किया। मेरे लिए। ट्वाइलाइट एक पल को चुप रही, फिर हल्का सा लाल होकर पेगासस की तरफ देखा। मैं फिर कह रही हूँ, तुम बेवकूफ हो। ये इसके लायक था। अब तुम्हारी लिस्ट में से एक चीज पूरी हो गई, पेगासस ने मुस्कुराते हुए कहा। और खैर, जब तक तुम खुश हो मैं भी। ट्वाइलाइट ने उसे बात पूरी करने नहीं दी। वह उसके पास आई और उसके गाल पर एक नर्म सा चुंबन दे दिया। मैं बाद में तुम्हें इस सब का बेहतर बदला दूंगी। रेनबो ने उसे पूरी तरह हैरानी से देखा। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, बस उसके गाल लाल हो गए और उसके होठों पर अनजाने में एक बेढंगी सी मुस्कान खिंच गई। वह यूनिकॉर्न की इस छोटी सी हरकत से दंग रह गया। उसके लिए तो ये सब सचमुच इसके लायक था।